अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान वन शॉट एफएफ। सो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ एक न्यू पार्ट लेकर। कल मैं कोई पार्ट अपलोड नहीं कर पाई थी, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने उस पार्ट में देखा था कि वहीं की प्रेगनेंसी अब सामने आ चुकी थी, और तो और मैडम यू ये सुनकर बेहोश हो चुका था। सिर्फ मैडम यू नहीं, जियांग चैंग भी बेहोश होने वाला था, क्योंकि जियांग चैंग को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो एक बार वैद जी को देखता है, उसके बाद अपनी मॉम को पकड़ लेता है। उसकी मॉम नीचे बैठ गई थी और वो पूरा बेहोश हो गई थी। वैद जी ने कहा, मैडम यू क्या आप ठीक हो? महारानी यू उठिए। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हो वैद जी? क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? आपका दिमाग ख़राब है क्या? आपको पता है ना कि विंग एक बॉय है। ये सुनकर वैद जी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि विंग एक बॉय है, लेकिन मुझे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने 5 बार चेक किया है और रिज़ल्ट हर वक्त एक ही आ रहा है। इधर हम वो शिवानियों को देखते हैं, जो कि पानी के ऊपर से सब कुछ देख रहा था। जब वो ये सुनता है तब वो बिल्कुल दंग रह गया। उसने कहा, वेंग की बॉडी चेंज हो गई है, ये सिर्फ मुझे और मेरे गुरुजी को पता है, उन सबको नहीं पता। क्या वो लोग विंग को पनिशमेंट देंगे, या फिर वो विंग उनसे क्या कहेगा? और हमें पता है कि ये बेबी वांग जी का है और किसी का नहीं, लेकिन विंग उन्हें क्या समझाएगा? विंग को तो सब पता ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उसके दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैडम यू, अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर वो क्या करेगी? अब मैं क्या करूँ? गुरुजी भी यहाँ पर नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तो कुछ करना चाहिए, बट मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। गुरुजी तो गुरुजी तो गए हैं। अब पता नहीं कब आएंगे। दरअसल गुरुजी कुछ कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं। इधर जो वेंग था वो वैद जी को देख रहा था। वेंग ने कहा, आप लोग क्या बात कर रहे हो? किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप लोग मुझे खुलकर बोल सकते हो? जियांग चैंग विंग को देखता है, लेकिन वो गुस्सा हो या फिर रोए या फिर कुछ भी करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस वक्त। वैद जी को उसने कहा, अब ठीक है, अब रुकिए। उसके बाद वो मैडम मीनू की माउथ पर पानी देता है और फिर मुंह पर पानी छिड़कता है। मैडम मीनू ने कहा, रुक जाओ प्लीज़ 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 प्लीज़। उसके बाद मैडम मीनू ने कहा, क्या हो रहा क्या हो रहा है? जियांग चंग ने कहा, मॉम आप ठीक तो हो ना? मैडम मीनू ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और ये विंग। तभी उसे फिर से याद आता है और वो फिर बेहोश हो जाती है। जियांग चैंग फिर से अपनी मॉम को होश में लाता है। इस बार वो मॉम को चेयर के ऊपर बिठाते हुए कहा, मॉम शांत हो जाइए। फिर इधर जो वैद्य था उन्होंने कहा, मैडम यू क्या आप ठीक हो? मैडम यू उसे देखते हुए कहा, आपने अभी क्या कहा? विंग प्रेग्नेंट है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विंग तो एक बॉय है ना? ये सुनकर वैद्य जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने जब महसूस किया वो सच है, वो रियल है। ये सुनकर मैडम यू विंग को गुस्से में घूरने लगी। उसने वैद्य जी से कहा, आप जाइए यहाँ से। फिर इधर विंग ने कहा, क्या हुआ है? क्या मुझे कुछ हुआ है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जियांग चंग ने कहा, विंग ये सब कुछ क्या है? विंग ने कहा कि क्या मतलब सब कुछ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैडम यू ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? फिर जियांग चंग ने कहा, मॉम ये आप क्या कर रहे हो? विंग की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, और दूसरी बात तो उसकी दिमागी हालत भी ख़राब है। आप इस वक्त गुस्सा होकर क्या करोगी? मैडम यू ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है इसे, ये सब इसका नाटक है, मुझे पता है। ये बोलकर वो विंग के हाथ को पकड़ के उसे बेड से नीचे लाते हैं। उसके बाद वो विंग को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बताओ और कितना एक्टिंग करना है तुम्हें? बट विंग ने कहा, एक्टिंग? मैंने क्या किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे हुआ क्या है? ये सुनकर मैडम यू ने एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, अपना ये एक्टिंग बंद करो विभूषण। तुम मजाक करते हो, लेकिन मजाक करते करते तुम इतना तक पहुंच जाओगे मुझे पता ही नहीं था। वेंग की आंखों में अब आंसू थे, क्योंकि मैडम यू बहुत स्ट्रिक्टली उसे डांट रही थी। वेंग ने कहा, लेकिन
लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है महारानी यू। फिर जियांग चंग ने कहा, मॉम ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ शांत हो जाइए, पापा को आने दीजिए, उसके बाद हम एक फ़ैसला करेंगे। मैडम यू ने कहा, फ़ैसला? क्या तुम्हारी मॉम मर चुकी है जो फ़ैसला करने के लिए तुम्हारे फादर को यहाँ पर आना पड़ेगा? फिर जियांग चंग ने कहा, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अगर पापा को पता लगेगा कि आप उसके बगैर ही कोई फ़ैसला ले चुके हो। मैडम यू ने कहा, फ़ैसला लेना क्या बाकी है? मुझे तो पता है ये सब कुछ इसका एक्टिंग है, ये बस एक्टिंग कर रहा है। वेंग ने कहा, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर मैडम यू ने कहा, इससे कुछ भी नहीं हुआ है, इसकी दिमागी हालत ख़राब है ना। अगर इसकी दिमागी हालत इतना ख़राब है तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गया, इसके पेट में एक बच्चा कैसे आ गया? ये सुनकर वेंग ने कहा, क्या मेरे पेट में बच्चा? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आंटी। जियांग चंग ने कहा, हाँ बताओ वेंग, क्या हुआ है? वेंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ जियांग चंग, मेरी बातों को यकीन मानो। जियांग चंग ने कहा, हाँ बताओ हुआ क्या है? वेंग ने कहा, मैंने किसी भी बच्चे को नहीं खाया है। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, ये सब तुम क्या बोल रहे हो वेंग? वेंग ने कहा, अगर बच्चा मेरे पेट में आएगा तो उसे खाना पड़ेगा ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बच्चा नहीं खाता, मैंने कोई बच्चे नहीं खाए हैं। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, ये फिर से नाटक कर रहा है, इसके नाटक मैं भी बंद करता हूँ। ये बोलकर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चली गई। जियांग चंग अपनी मॉम के पीछे पीछे आते हुए कहा, मॉम प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, विंग को छोड़ दीजिए, हम बैठकर बात करते हैं ना। सीन कट होता है। इधर हम मोशवानियों को देखते हैं। मोशवानियों ने कहा, अब क्या होगा? अब मैडम ये विंग के साथ क्या करेगा? अब मैं क्या करूँ? मैं उसे कैसे बचाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि ड्रैगन गॉड की सेवा कर रहा था। वो उसकी मूर्ति को अच्छे से साफ कर रहा था और वहाँ पर कैंडल्स लग रहा था और वो प्रे कर रहा था कि विंग बिल्कुल हेल्दी रहे, ये विंग खुश रहे, हैप्पी रहे हमेशा, और विंग मुझे ना भूल जाए। और इधर वो ड्रैगन गॉड को देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग ठीक नहीं है, विंग को कुछ तो हुआ है। विंग उसके बगैर बहुत अकेला हो चुका होगा और विंग उसके लिए रो रहा होगा। न जाने विंग की दिमागी हालत अब कैसी है। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी। विंग ने कहा, आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी बच्चे को नहीं खाया है, मुझे छोड़ दीजिए। तभी मैडम यू ने कहा, इसे कोड़े मारना स्टार्ट करो। वो लोग चाबुक लेकर आते हैं और विंग को बैक टू बैक कोड़े मारते रहते हैं। विंग को बहुत ही पेन हो रहा था। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी बच्चे को नहीं खाया। गगा आप समझाते क्यों नहीं हो? जियांग चैंग ने अपनी मॉम को समझाते हुए कहा, मॉम प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। बट उसकी मॉम उसकी बात सुनने में बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो उससे विंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, बताओ तुम्हारे पेट में जो बेबी है वो किसका है? ये सुनकर विंग ने कहा, मैं नहीं जानता। मैडम यू ने कहा, क्या मैं नहीं जानता? विंग ने कहा, मैंने किसी बच्चे को नहीं खाया है, मैंने कहा ना। फिर इधर जो मैडम यू था, किसके साथ मुंह काला करके आए हो, और तुम एक बॉय होकर, छी विंग मुझे शर्म आ रही है खुद पर ये कहते हुए कि तुम इस कबीले के एक लड़के हो, यहाँ पर पले बड़े हुए हो। अगर उंगली उठेगी तो जियांग फेंगमियान और जियांग जेंग और मैडम यू और जियांग गुल पर उठेगी, क्योंकि हमने तुम्हें अच्छे से परवरिश नहीं किया, इसीलिए तुमने ऐसा कुछ किया है। विंग ने कहा, लेकिन मैंने किसी बच्चे को नहीं खाया है, मैं सच कह रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, जब तक ये सच ना बोले इसे तब तक मारो। ये सुनकर डिसेबल्स भी विंग को मारने लगता है। वो लोग जियांग चैंग की बातें भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये आदेश स्वयं महारानी यू ने दिया था। उसके बाद मैडम यू चली गई वहाँ से। जियांग चैंग पहले डिसेबल्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिसेबल्स कहते हैं, हम मजबूर हैं, हमें माफ़ कर दीजिए राजकुमार। उसके बाद जियांग चैंग अपनी मॉम के पीछे जाते हुए कहा, मॉम प्लीज़ देखिए, विंग को मारने से सच सामने नहीं आएगा, हो सकता है कि विंग की दिमागी हालत ख़राब है, इसका फ़ायदा उठाकर। फिर मैडम यू ने कहा, रुको, विंग इतना छोटा भी नहीं है कि अपनी अच्छाई और बुराई ना समझे, और कौन उसके साथ क्या कर रहा है इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं रहे। कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, विंग ये भी ना जाने। और अगर विंग के साथ किसी ने कुछ किया भी है तो विंग ने हमें कभी बताया ही नहीं। यह आजकल की बात नहीं है जियांग चंग, और तुम हमारे बीच मत आओ, समझे? जियांग चंग ने कहा, लेकिन मॉम आप विंग की तरफ भी सोचिए, विंग ऐसा नहीं है।
मैडम यू ने कहा, विंग कैसा है मैं बचपन से जानता हूँ, ठीक है, और तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जियांग चैंग के कान बिल्कुल भरे जा रहे थे क्योंकि उसके कानों पर सिर्फ विंग की चीखें आ रही थी और वो डिसिपल्स भी रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। वो लोग विंग को कोड़े मारे जा रहे थे, इधर विंग को बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहे थे। बट विंग एक ही बात कहता है, उसे कुछ नहीं पता क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये पेट में उसकी आखिर बेबी कैसे आ गया। उसको पता ही नहीं है कि कैसे आते हैं क्योंकि उसकी दिमाग की हालत अभी थोड़ा कमज़ोर है इसीलिए। इधर मैडम यू भी अपनी ज़िद पर अड़ी थी। अगले दिन जब मैडम यू वहाँ पर जाती हैं तब देखता है कि विंग की पीठ से खून निकल रहा है, विंग के माउथ से भी खून निकल रहा है और विंग के हाथ जंजीरों से बंधा हुआ वहाँ से भी खून आ रहा है। विंग अपनी आंटी को देखते हुए कहा, महारानी यू मेरी यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी बच्चे को। बट फिर से वो डिसिपल उसे मारने लगता है। जियांग चैंग अपनी रोते हुए मॉम के पैरों को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब कुछ क्या हुआ है मैं ढूंढ कर निकालूंगा। मैडम यू ने कहा, नहीं, इसकी और एक्टिंग मुझसे सहन नहीं होती है, एक्टिंग करना बंद करो विभूषियान। बट विंग वहाँ पर बेहोश हो जाता है। विंग को बेहोश होते हुए देखकर जियांग चैंग घबरा जाता है। जियांग चैंग ये सोचने लगता है, न जाने वो विंग को क्या हो गया है। अब जबकि उसके पास बेबी भी है, वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है, मॉम प्लीज़ अब विंग को छोड़ दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। बट मैडम यूँ उसकी एक नहीं सुनती है। वो कहती है, विंग के ऊपर पानी डालो और उसे हाउस में लेकर आओ। ये बोलकर वो बहुत गुस्सा होकर चली गई वहाँ से। जियांग चैंग अपनी मॉम को जाते हुए देखा और कहा, प्लीज़ मॉम ये सब बंद कीजिए, अगर पापा आ गए तो। फिर मैडम यू ने कहा, मैंने उन्हें खत भेजा है कि आपकी इस दोस्त के बेटे ने क्या किया है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, तो जल्दी घर आ जाइए। वो बहुत जल्द घर आने वाले हैं, तकरीबन एक हफ्ते के अंदर वो घर आ जाएंगे। जियांग चैंग ने अपने माइंड में कहा, एक हफ्ते के अंदर, तब तक तो ये विंग को पीट पीट कर मार डालेंगे। फिर 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मैडम यू जब विंग के पास पहुंचता है तब डिसिपल्स ने कहा, विंग बेहोश हो गया है, हम पानी डाल रहे हैं लेकिन विंग को होश नहीं आ रहा है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, मैं देखता हूँ। उसके बाद मैडम यू उसके पास जाती है, उसकी पास जाकर उसके पैरों को अपने पैर से हिलाते हुए कहा, विभूषण बहुत हो गया है एक्टिंग, अब उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम इतनी कमज़ोर भी नहीं हो। बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई हलचल भी नहीं दिखाया। धीरे धीरे करके वो उसके पास बैठ गई और उसे हिलाते हुए कहा, विभूषण उठ जाओ, मैंने कहा उठ जाओ। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, न जाने विंग को क्या हो गया है, विंग ठीक तो है ना। फिर मैडम यू ने कहा, इतनी फिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये विभूषण एक्टिंग कर रहा है। मैं जानता हूँ इसका फादर और इसका मॉम भी ऐसा ही था, एक्टिंग करने वाले, हमेशा एक्टिंग करते रहते थे कि हम मजबूर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और तुम्हारा फादर उनकी एक्टिंग को देखकर अपनी आंसू भरी नज़रों से उन्हें कहता था, हाँ हमें पता है ऐसा ही है, तुम सच कह रहे हो, विंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जियांग चंग ने कहा, बस बहुत हो गया है मॉम, अब बस कीजिए। मैडम यू ने कहा, कहीं ये मर तो नहीं गया ना। ये बोलकर वो उसकी सांसें को चेक करने लगता है। जियांग चंग ये देखते हुए कहा, मॉम ये आप कैसी बातें कर रहे हो, विंग नहीं मर सकता। मैडम यू बार बार उसकी सांसें को चेक कर रही थी। अचानक वो नीचे बैठ गया। उसने कहा, ये नहीं हो सकता। फिर जियांग चैंग आगे आ गया। वो चेक करते हुए कहा, क्या हुआ है, विंग ठीक तो है ना। बट सच में विंग की सांसें नहीं थी। ये देखकर जियांग चैंग ने कहा, मॉम। फिर मैडम यू ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरी कसम, तुम अपने फादर को कुछ नहीं बोलोगे। ये बोलकर वो अपनी सिर पर उसके हाथ को रख देता है। अगर तुम कुछ कहोगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये सुनकर जियांग जंग ने कहा, मॉम ये सब कैसी बातें कर रही हो आप। फिर उसने डिसिपल से कहा, कोई कुछ नहीं बताएगा, जब जियांग फेंगमियान यहाँ पर आएगा तो सिर्फ मैं बात करूँगा और जो मैं बोलूँगा वही तुम लोग हाँ में सिर हिलाओगे, समझे। फिर डिसिपल्स ने कहा, ठीक है महारानी यू। फिर मैडम यू सबसे कहती हैं कि चलो विंग की लाश को उठाओ और उसके बाद
वो लोग विंग को उठा लेते हैं और फिर एक गाड़ी में रख देते हैं। मैडम म्यू ने कहा, चलो मेरे साथ। जियांग चैंग, तुम यहीं पर ही रुको। जियांग चैंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कसम दे दिया था। उसके बाद मैडम म्यू डिसिपल्स को लेकर चली गई। वो लोग पहाड़ी इलाका से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने विंग को पकड़ा और गाड़ी से फेंक दिया और विंग पहाड़ों से नीचे थोड़ा सा घिसक घिसक कर नीचे गिर गया, मतलब लुढ़क लुढ़क कर। और नीचे गिरकर वो एक नदी किनारे आकर गिर गया, नदी किनारे आकर गिर गया। उसके बाद वो लोग वहाँ से चली गई। इधर बहुत ज़ोर से तूफ़ान और बारिश शुरू हो जाती है। बहुत तेज़ आंधी भी आया था। इधर जो वांग जी था वो बाहर मंदिर के बाहर देख रही थी। उसने कहा, ये तूफ़ान और ये बारिश इतनी तेज़ अचानक क्या हो गया जो इतनी तेज़ तूफ़ान और बारिश आ गई। मंदिर की जो घंटियाँ थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। कैंडल्स बुझने वाले थे। वांग जी कैंडल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, नहीं प्लीज़ मत बुझना, प्लीज़। फिर वांग जी ने कहा, क्या क्या विंग कोई मुसीबत में तो नहीं है ना? ये मंदिर की घंटी और ये कैंडल मुझे कुछ कह तो नहीं रही है ना? ये आंधी, ये तूफ़ान, विंग ठीक तो है ना? इतनी तेज़ बारिश हो रही है, न जाने विंग कहाँ होगा। क्या विंग गूसू में है? अगर विंग गूसू में है तो विंग बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे यकीन है अंकल विंग का ख्याल रखेंगे। अंकल ऐसा नहीं है, मैं खाम का चिंता कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि विंग बिल्कुल ठीक है। सीन कट होता है। हम विंग को देखते हैं जो कि नदी किनारे गिरा हुआ था। बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थी। बूंद बूंद में विंग भीग रहा था। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि उस आवाज़ में कोई दूसरा आवाज़ सुन पाना बहुत मुश्किल है। हवा बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी। फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। रात ढल जाती है। सूरज की पहली किरण विंग की बॉडी के ऊपर गिरती है। वहाँ से एक छोटा लड़का और एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। वो छोटा लड़का पानी पीने के लिए ज़िद कर रहा था। बूढ़ी औरत ने कहा, अभी घर चलते हैं, घर जाकर पानी पियेंगे, समझी? फिर उस छोटे लड़के ने कहा, पास एक नदी है, चलिए ना, वहाँ पर जाकर हम पानी पी लेते हैं। बूढ़ी औरत एक दाइमा थी और वो दूसरे गांव में गई थी किसी की डिलीवरी कराने के लिए। अब वो लोग घर जा रहे थे। उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा और कपड़े वपड़े थे और यहाँ तक कि खाना भी, क्योंकि वो बहुत अमीर घर के लोग थे और उन्होंने दाइमा को बहुत कुछ दिया था। इधर जो छोटा बच्चा था उसने ज़िद किया, दादी प्लीज़ चलो ना। उसके बाद वो लोग नदी किनारे चले गए जहाँ पर वो लोग विंग की बॉडी को देखते हैं। विंग पूरा भीगा हुआ था और वहीं पर ही गिरा हुआ था। दादी माँ ने विंग को देखते हुए कहा, खैर अब्बा, ये क्या है, ये ग्लास? उसके बाद वो विंग के पास गई और वो विंग को चेक करने लगा। फिर छोटे बच्चे ने कहा, क्या अंकल को कुछ हुआ है? फिर दादी माँ ने कहा, चलो इसे हमारे घर लेकर चलते हैं। उसके बाद वो विंग को वहाँ से उठा लेते हैं। सीन कट होता है। हम कुछ जड़ी बूटियों को देखते हैं जो वो विंग के पीठ की घाव में लगा रही थी। इधर उस छोटे लड़के ने कहा, दादी माँ, क्या ये मर चुका है? ये सुनकर दादी माँ ने कहा, ऐसा लग रहा है कि ये मर चुका है क्योंकि इसकी सांसें बहुत धीरे चल रही हैं और अगर तुम इसकी नाक पर हाथ रख कर देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सांसें नहीं ले रहा है। लेकिन जब मैंने इसके हाथ को टच किया तब मुझे पता चला कि इसके नर्व अभी तक चल रहे हैं। इसका मतलब ये ज़िंदा है। अगर हम उसे यहाँ से लेकर नहीं आते तो शायद उसकी मौत हो जाती। ये सुनकर छोटे लड़के ने कहा, तो इसका मतलब अंकल ज़िंदा है? हमने एक अंकल को बचाया है ना दादी? दादी ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अभी किसी को कुछ मत बताना। पता नहीं ये कौन है और इसे किसने किसने इसे मारा। फिर उस छोटे बच्चे ने कहा, कोड़ों के दाग है बहुत सारा, लगता है इस अंकल को किसी ने बहुत मारा है ना दादी? फिर दादी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। और तो और ये लड़का होने के बाद भी। छोटे बच्चे ने कहा, क्या हुआ दादी? दादी ने कहा, नहीं। दादी ने अपने माइंड में कहा, ये लड़का होने के बाद भी प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है?
क्या इसी वजह से ही कुछ लोगों ने इसे मारा है, क्योंकि ये एक लड़का होकर भी प्रेग्नेंट हो गया है? क्या ये किसी लड़के से प्यार करता है? किसने इसे प्रेग्नेंट किया और ऐसे क्यों छोड़ दिया? क्या वो जिम्मेदारी से भाग रहा था? सीन कट होता है। 1 हफ्ते बीत चुके थे। वांग जी विंग के लिए बाजार में कुछ खरीदने के लिए आया था। वो विंग के लिए कुछ रोप्स और कुछ चीज़ें खरीदता है जो कि लड़कियों को पसंद है। वांग जी से देखते हुए कहा, मुझे पता है शायद विंग को ये बहुत पसंद आएंगे। फिर वो कुछ रैबिट्स को देखते हैं और देखकर वो स्माइल करते हुए कहा, मुझे इन्हें देखकर विंग की याद आती है। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि बेजान लेटा हुआ था और खिड़की से धूप की रोशनी उसकी फेस पर लग रही थी। छोटा बच्चा बाहर गार्डन में खेल रहा था और दादी माँ लकड़ी लाने के लिए बाहर गई थी। थोड़ी देर बाद विंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो आंखें खोलकर ही ऊपर छत को देखता है। विंग को समझ में नहीं आता कि वो इस वक्त कहाँ है और कहाँ पर लेटा हुआ है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग धीरे धीरे करके अपने सिर को हिलाता है। उसकी दाहिनी तरफ एक टेबल रखी हुई थी और उसकी बाएं तरफ एक बहुत बड़ा खिड़की था। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसने अपनी पलकें धीरे से झपकाई। उसके बाद वो बाहर देखने लगा। देखते हुए उसने कहा, मैं कहाँ हूँ? उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने बेड से उठने लगता है। वो उठकर बैठ जाता है। उसकी पीठ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। उसका सिर भी बहुत ज़्यादा भारी था। उसकी सिर पर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मानो कि किसी ने उसके सिर को पत्थर से मारा है। विंग उठकर खड़ा हो जाता है। वो लड़खड़ा रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन तक वो बेहोश ही था। उसके बाद वो पानी पीता है। इधर हम जियांग सेट को देखते हैं जहाँ पर इतने दिन बाद जियांग फेंगमियान वापस आ चुका था। जियांग फेंगमियान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि विंग ऐसा कुछ काम करेगा। वहाँ पर वो लोग वैद्य जी को बुलाते हैं और वैद्य जी जियांग फेंगमियान से ही कहता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, क्या ये सब क्या चल रहा है? एक लड़का जो कि माँ बनने वाला है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तुम सब झूठ बोल रही हो विंग के बारे में ये सब कुछ। वैद्य जी ने कहा, नहीं ये झूठ नहीं है। मैंने उसे 5 से 6 बार चेक किया। हम सच कह रहे हैं। राजकुमार विंग प्रेग्नेंट थे। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, तुम्हारा वो दोस्त का बेटा किसी के साथ अपना मुंह काला करके आया और जब आपने उसकी चोरी पकड़ ली तो वो ऐसे भाग गया। इसका मतलब ये साफ साफ प्रूफ हो गया कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। बट जियांग चंग कुछ भी नहीं कह रहा था। जियांग चंग बिल्कुल चुप था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कसम दिया था। अब वो कुछ और नहीं बोल सकता है। जियांग चंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। मैडम यू ने जियांग चंग की तरफ देखते हुए कहा, आचिंग तुम्हें बताओ विंग ऐसे भाग गया कि नहीं? आचिंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कसम देकर ये बोलने के लिए कहा था। फिर मैडम यू ने उसके कानों में कहा, मेरा अच्छा बेटा। फिर इधर वैद्य जी जियांग फेंगमियान को समझाने लगता है। जियांग फेंगमियान की आंखों से आंसू बहते हुए गालों से नीचे गिर गया। उसने कहा, क्या विंग ने इतना घिनौना काम किया? इधर हम मोशवानियों को देखते हैं जो पानी के ऊपर से उसे देख रहा था। उसने कहा, नहीं विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। न जाने अब विंग कहाँ है। मैं विंग को देख भी नहीं सकता। पता नहीं क्या हुआ है। मेरे मंत्र भी काम नहीं कर रहे हैं। और गुरुजी, अभी तक गुरुजी वापस नहीं आए हैं। गुरुजी, आप आश्रम में और कितने दिन रहोगे? इसका मतलब मोशवानियों का जो गुरुजी है वो आश्रम में है। इधर मोशवानियों विंग के लिए बहुत ज़्यादा वारिड था, इसीलिए वो विंग को ढूंढने के लिए गुफा से निकल जाता है। वो हीलिंग से निकलने के बाद सीधा जियांग सेट से गुजरते हुए कहीं और जा रहा था क्योंकि उसे पता है अगर विंग कहीं गया है तो कहीं आसपास ही होगा, क्योंकि वो सिर्फ विंग को मारने तक ही देख पाया था। उसके बाद विंग के साथ क्या क्या हुआ वो मोशवानियों देख नहीं पाया। वो लोग विंग को मार दिया, उसके बाद फेंक के आए, ये सब कुछ मोशवानियों नहीं देखा था। इसीलिए वो विंग को ढूंढ रहा था। विंग नहीं भाग सकता है, मोशवानियों को ये लग रहा था। इधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और अपना काम कर रहा था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, वांग जी का, और उसे लग रहा था कि बहुत जल्द 8 महीना पूरा हो जाएगा और फिर वो विंग से मिलने जाएगा। इधर हम विंग को देखते हैं।
जो लड़खड़ाते हुए बाहर आ रहा था। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आया तो छोटे बच्चे ने उसे देखते हुए कहा, अंकल आपको होश आ गया। उसने विंग को पकड़ लिया जो कि विंग गिरने वाला था। तभी दादी माँ भी आ गई। उन्होंने विंग को देखते हुए कहा, तुम्हें होश आ गया बेटा। फिर विंग उसे देखते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आया। और फिर तभी विंग फिर से बेहोश हो जाता है। फिर दादी माँ ने कहा, ये बहुत कमज़ोर हो चुका है, इसे आराम की सख्त ज़रूरत है, इसे अंदर ले चलो। सीन कट होता है। इधर 8 महीना बीत जाते हैं। 8 महीना ऐसे बीतते हैं जैसे कि हवा चलती है। वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश था। आज वो फिर से गोसू अपना घर लौटने वाला है। वो अपने सामान जल्दी जल्दी में पैक कर रहा था और वो विंग के लिए जितनी सारी चीज़ें लिया था वो सब कुछ भी वो पैक कर रहा था। सीन कट होता है। इधर हम विंग को देखते हैं जो खेती बाड़ी कर रहा था और उसका टमी बिल्कुल फूल चुका था। विंग एक इमली की दाना को चबा रहा था। उसने कहा, ये थोड़ा खट्टा है, अच्छा लग रहा है ना जोजो। जो लड़का अब तक हम देख रहे थे उसका नाम जोजो है। फिर जोजो ने कहा, हाँ लेकिन विंग गगा, आपको क्या लगता है कि आपका टमी इतना बड़ा कैसे हो गया है? आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा इमली खा रहे हो? विंग मुस्कुराते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? अगर इमली खाने से टमी बड़ा हो जाता है तो तुम्हारी क्यों नहीं हुई? जो हंसते हुए कहा, तो फिर आपका पेट बड़ा कैसे हो गया? तभी विंग के हाथ से इमली गिर गई। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग को वो दिन याद आ गया जिस दिन मैडम उसे बहुत ज़्यादा मार रही थी, डिसिपल्स उसे पीट रहे थे। विंग ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं वो दिन याद नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं करना, कुछ भी नहीं। विंग बहुत बहुत दुखी हो गया था। दरअसल विंग को सब कुछ याद आ चुका था। विंग अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। साथ में ही विंग अब घर वापस नहीं गया था। विंग ने खुद से ठान लिया था कि अब वो यहाँ पर ही रहेगा दादी माँ के साथ। तभी दादी माँ ने खाना खाने के लिए बुलाते हुए कहा, जल्दी खाना खाने के लिए आ जाओ बच्चों। फिर वो दोनों चले जाते हैं। इधर हम वांगजी को देखते हैं जो बहुत बहुत थक चुका था और गोसू पहुंच चुका था। डिसिपल्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। जब जे बच्चों ने उसे देखा तब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगजी अपने भाई को गले से लगाते हुए कहा, अब कैसे हो गगा? उसने कहा, 8 महीना ऐसा लगा जैसे कि 8 साल हम दूर हैं। ये सुनकर वांगजी भी रो देता है और वो अपने अंकल के पास जाता है। फिर उसके अंकल ने कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर वो फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाता है। डिनर ख़त्म करने के बाद वो अपनी गगा से बात कर रहा था। वो विंग के बारे में पूछता है। फिर गगा ने कहा, विंग यहाँ पर अब नहीं रहता है। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद ही अंकल ने उसे जियांग सेक्टर भेज दिया था। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या? उसके बाद वो अपने अंकल के पास गए। उसके अंकल ने कहा, वांगजी मुझे यकीन नहीं होता है कि 8 महीना विंग से दूर रहने के बाद भी तुम अभी तक विंग को भूल नहीं पा रहे हो। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या मतलब है आपका? 8 महीना दूर रहने का मतलब क्या है? आपने मन्नत मांगी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। इससे विंग को भूलना या फिर ना भूलने में। फिर सिचैन ने बताया, मैं बताता हूँ। ये सुनकर वांगजी अपनी भाई की तरफ देखता है। सिचैन ने कहा, अंकल तुम्हें और विंग को अलग करने के लिए तुमसे झूठ बोला। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या? फिर सिचैन ने कहा, अंकल ने कोई मन्नत नहीं मांगी थी। वो जब ड्रैगन गॉड से बात कर रहे थे तब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर कुरैन नीचे घुटना टेक कर बैठ गया। वांगजी ने कहा, इतना बड़ा धोखा अंकल, मुझे पता भी नहीं था कि आप जिसे मैं अपना देवता मानता हूँ वो भी मुझे कभी धोखा दे सकता है। आपने मुझसे झूठ किया। झूठ कहा? सिर्फ और सिर्फ मुझे और विंग को अलग करने के लिए। आपको क्या लगता है ये 8 महीना में मुझे और विंग को अलग कर सकते हैं? क्या ये 8 महीना मुझे विंग से दूर कर देगा? मैं विंग को भूल जाऊंगा? क्या आपको लगता है कि ये 8 महीना काफ़ी है?
मेरी ज़िंदगी से विंग को निकालना लान कुरैन ने कहा। वांग जी बहुत गुस्से में अपनी अंकल को देख रहा था और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।